नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हम हमारी पिछली वीडियोस में आदिकाल के बारे में पढ़ रहे थे। आदिकाल में जो साहित्य आता है, रासो साहित्य, राज साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, इन सब के बारे में हमने कर लिया है। आज जो हम करेंगे वह है लौकिक पद्य साहित्य। ठीक है, ये चारों साहित्य आते हैं, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, राज साहित्य और नाथ साहित्य। ये इस साहित्य से अतिरिक्त साहित्य जो है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये फुटकल रचनाएं आ जाती हैं आदिकाल की। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है लौकिक पद्य साहित्य। ठीक है, जो भी आदिकाल की फुटकल रचनाएं हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा ये किसकी रचना है? कलोल कवि व कुशललाभ। ये दोनों अलग अलग कवि हैं, इन दोनों ने अलग अलग लिखा है इसके बारे में। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रचना सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में कलोल कवि द्वारा ही रची गई थी। सबसे प्रथम रचना जब सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में कलोल कवि द्वारा, कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बाद में जो जैन कवि हैं कुशललाभ, ठीक है, उनके द्वारा 1561 ईस्वी में कुछ पद रचकर इस रचना में जोड़ दिए गए। इसीलिए ये दोनों कवि जो हैं इस रचना के रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, इस रचना में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवनी की कथा है। ठीक है, कौन कौन है? राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवनी की कथा का वर्णन है। और इसमें जो सहनायिका है वह है मालवा की राजकुमारी मालवनी। ठीक है, इसमें नारी हृदय के अंतर्गत मार्मिक व्यंजना मिलती है। ठीक है, इसमें नारी हृदय के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक प्रेम जो है प्रेम साहित्य है। ठीक है, इसमें जो ढोला है वह मारवनी से प्यार करता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वह मालवनी से जा मिलता है और उससे शादी हो जाती है। लेकिन बाद में जो मालवनी है वे राजकुमार ढोला को और मारवनी को आपस में मिलवाने की कोशिश करती है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है, बीच की। ठीक है, कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि जो ढोला मारूरा दूहा के जो दोहे हैं वे हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की एक कड़ी हैं। ठीक है, इसकी भाषा शैली क्या है? इसकी भाषा है डिंगल अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण है। और रस कौन सा है? इसमें प्रधान रस है श्रृंगार रस। ठीक है, इसके बाद आता है बसंत विलास। इसके रचनाकार का भी कुछ भी पता नहीं है, कौन है इसके रचनाकार? बसंत विलास के। इसका जो रचनाकाल है वह 13वीं शताब्दी है। भाषा है जो पिंगल सरस ब्रज भाषा है। ठीक है, जो बसंत और स्त्रियों पर बसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहरी अंकन किया गया है। बसंत के बारे में बताया गया है और बसंत का स्त्रियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें भी श्रृंगारिक वर्णन है। 84 दोहों को ही वास्तविक माना गया है। ठीक है, इसके बाद जो है कवि विद्यापति जी सबसे महत्वपूर्ण है जी। इनका रचनाकाल कब से कब तक माना गया है? 1350 से लेकर 1460 ईस्वी तक। जन्म स्थान जो है इनका ग्राम है बिस्पी, जिला दरभंगा, बिहार में। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने इन्हें नव कवि शेखर भी कहा है। इन्हें बहुत सारे नाम दिए गए हैं। ठीक है, मैथिल कोकिल इन्हें कहा गया है। ठीक है, बहुत से नाम हैं जो कवि विद्यापति को दिए गए हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें नव कवि शेखर भी कहते हैं। यह त्रिहुत के राजा शिव सिंह के द्विवारी कवि थे। त्रिहुत के राजा शिव सिंह के द्विवारी कवि थे। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही दिया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि कभी कभी पेपर में आ जाता है कि बताओ भाई किस कवि को हिंदी में जो कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय दिया जाता है? वे हैं
विद्यापति जी, ठीक है, क्योंकि विद्यापति जी ने ही कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का आरंभ किया था, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं पदावली। पदावली इसकी रचना हुई है 1380 ईस्वी में। ये मैथिल भाषा है, इसी के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल का नाम भी दिया गया है, ठीक है। विद्यापति को मैथिल कोकिल का नाम किस आधार पर मिला है? उनकी पदावली रचना के आधार पर 1380 ईस्वी में इनकी रचना हुई थी, ठीक है। श्रृंगार भक्ति पर्क मुक्त काव्य है, ठीक है। इसमें श्रृंगार है और भक्ति पर्क मुक्त काव्य है, ठीक है। इसके बाद है जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। ये भी एक इनका अन्य नाम है। इन्हें मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर और अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इन्होंने पदावली की रचना की है उसके जो कुछ दोहे हैं वे जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से नकल किए गए हैं, कॉपी किए गए हैं, कुछ उनसे अनुकरण किया गया है, ठीक है। निराला ने पदावली के पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं जो हैं, उन्होंने जो हमारी विद्यापति की पदावली है, ठीक है, उनके पदों में की मादकता को, ठीक है, उसकी रसात्मकता को उन्होंने नागिन की लहर माना है, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने पदावली को, यहाँ पर नहीं आएगा, ने पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक कहा है। क्या कहा है? जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक कहा है। इसके बाद आता है कीर्तिलता। ये भी इनकी अन्य रचना है 1403 ईस्वी में। भाषा क्या है? भाषा अबहट है। प्रश्न आता है बहुत सारे पेपरों में कि कीर्तिलता की भाषा कौन सी है, या फिर विद्यापति ने अबहट भाषा में कौन कौन सी रचनाएं की हैं। ये हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इनकी अबहट की रचनाएं हैं, ठीक है। जो इनकी पदावली है वे किसकी में है? वे है मैथिली में, ठीक है। भाषा क्या है कीर्तिलता की? अबहट है। ये प्रबंध पर्क काव्य है। त्रिहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का वर्णन किया गया है, ठीक है। त्रिहुत के राजा कीर्ति सिंह जो है वे शिव सिंह के पुत्र थे। उनके द्वारा अपने पिता अर्थात शिव सिंह की मृत्यु का बदला लेने का वर्णन किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रचना को भृंग भृंगी संवाद कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी से क्या कहते हैं? कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद कहते हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक और अन्य रचना को शुकी संवाद भी कहा था। क्या थी वे रचना थी चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे कहा था शुकी संवाद, और इसे क्या कहा है? भृंग भृंगी संवाद, ठीक है। कवि ने स्वयं इसे कहानी कहा है। कीर्तिलता को विद्यापति जी स्वयं कहते हैं कि ये एक कहानी है, ठीक है। और इसके बाद इनकी अन्य जो रचना है वे है कीर्ति पताका। इसका भी रचना काल 1403 ईस्वी में हुआ था। और भाषा कौन सी है? भाषा है अबहट। त्रिहुत के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति का वर्णन हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो विद्यापति थे वे दरबारी कवि थे त्रिहुत के राजा शिव सिंह के, ठीक है। इसके बाद आते हैं अमीर खुसरो जी। बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं अमीर खुसरो जी और विद्यापति से, ठीक है। इनका समय कब से कब तक माना जाता है? 1255 से लेकर 1324 तक इनका समय माना जाता है। विक्रमी संवत 1312 से लेकर विक्रमी संवत 1381 तक। इनका मूल नाम क्या है? अब्दुल हसन इनका मूल नाम है, या फिर इन्हें अबुल हसन भी कहा जाता है। उपाधि, इन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? खुसरो सुखन उपाधि दी गई है। यह उपाधि मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा दी गई थी, ठीक है। गुरु का नाम क्या था इनका? नमाजुद्दीन औलिया था। उपनाम क्या था? तुर्के अल्लाह और तोताई हिंद, ठीक है। आदिकाल में मनोरंजक साहित्य लिखने वाले ये पहले कवि माने गए हैं, ठीक है। आदिकाल को मनोरंजक साहित्य लिखने वाले, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो है वे मुकरियाँ लिखी थी, ठीक है, इसीलिए इन्हें पहले मनोरंजक कवि भी माना जाता है। इनकी एक और उपाधि है जो अमीर उपाधि है, वे किसने दी थी? वे दी थी जलालुद्दीन खिलजी जी ने ये उपाधि दी थी। किसने दी थी? जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है।
जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर की उपाधि दी थी और खुसरो सुखन की उपाधि जो इज्जुद्दीन द्वारा दी गई थी। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं खलकबारी। यह एक शब्दकोश है। इसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्द हैं। खलकबारी क्या है? एक शब्दकोश है। ठीक है, यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा का ज्ञान देने के उद्देश्य से रची गई थी। किसके पुत्र को? गयासुद्दीन, यहाँ पे गलत हो गया, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा का ज्ञान देने के लिए रची गई थी। ठीक है, इसके बाद आएगा निहन-सिपहर। भारतीय बोलियों के संबंध में है ये। आवाज़ खुसरवी, ये क्या है? संगीत संबंधी ग्रंथ है। इनके बाद है पहेलियाँ, दो सुखने, मुकरियाँ, गजल, हालाते कन्हैया, नजराने हिंद, इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, किनकी? अमीर खुसरो जी की। ठीक है, इसके बाद आता है लौकिक गद्य साहित्य। हमने पहले पढ़ा था लौकिक पद्य साहित्य, अब हम पढ़ेंगे लौकिक गद्य साहित्य। ठीक है, सबसे पहला है राउल बेल। इसके जो लेखक हैं वे कौन है? रूड़ा कवि इसके लेखक हैं। रचना काल 10वीं शताब्दी में इसे रचा गया था। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। क्या है? चंपू काव्य। चंपू काव्य उसे कहते हैं जिसमें गद्य भी हो और पद्य दोनों हो, तो उसे हम कहेंगे चंपू काव्य। कविता भी हो और लेख भी लिखा गया हो। ठीक है, यह एक शिलांकित कृति है। इसे शिलाओं पर लिखा गया है। राउल बेल नामिक, माफ कीजिएगा, राउल नामिक नायिका का नक्शिक है, जहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, हिंदी में नक्शिक वर्णन की परंपरा का आरंभ राउल बेल रचना से ही माना जाता है। ठीक है, हिंदी की 7 बोलियों के शब्द इसमें शामिल हैं, परंतु राजस्थानी प्रधान भाषा है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात याद करने योग्य है कि नक्शिक का आरंभ, जो नक्शिक वर्णन का आरंभ जो किससे हुआ था? राउल बेल से ही माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसके जो लेखक हैं वे हैं पंडित दामोदर कवि। रचनाकार है 12वीं शताब्दी माफ कीजिएगा, जो ये महाराज गोविंद चंद्र के सवा पंडित थे। ये एक व्याकरण शास्त्र है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है इसमें। इसके बाद आता है वर्ण रत्नाकर। लेखक है योतीश्वर ठाकुर। रचनाकाल है इसका 14वीं शताब्दी। मैथिल भाषा के कवि हैं। मैथिली हिंदी में रचित शब्दकोश है। हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण किया गया है। ठीक है, मैथिली का ये विश्वकोश माना जाता है। कौन? वर्ण रत्नाकर। ठीक है, मैथिली का विश्वकोश माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है कुबलयमाला। इसके जो लेखक हैं वे हैं उदयतन सूरी। रचनाकाल 9वीं शताब्दी। यह ग्रंथ अपनी भाषा के कारण चर्चित है। इसमें उस समय की सामान्य प्रचलित भाषाओं का सुंदर रूप में चित्रण किया गया है। ठीक है, हमने आज तक जो हमारा आदिकाल का टॉपिक था वे समाप्त हो चुका है। हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, अगर आपने वे नहीं देखी तो पहले आप वे वीडियोस देख लें आदिकाल की। हमने हमारे रासो साहित्य, राज साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जो फुटकर रचनाएँ आती हैं आदिकाल में भी हमने कर ली हैं। हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे रीतिकाल भक्तिकाल के बारे में, माफ़ कीजिएगा, फिर हम करेंगे रीतिकाल के बारे में, फिर हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम सीक्वेंस वाइज ऐसे ही करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको हिंदी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।